हेलो क्लास। आज हम कंटिन्यू करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम उसी को एक्सटेंड करते हुए एक थ्योरम है इसी के ऊपर बेस्ड, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसको आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, probability of A intersection B equals to P of A into dot represent into P of event B when A is already happened and P of A is greater than 0। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट बोलता है। दूसरा बोलता है वैसे ही B के लिए आएगा, P of B that is P of A intersection B equals to P of B into probability of A when B is already happened and P of B is greater than 0। ये स्टेटमेंट है। इसमें अगर हम देखते हैं तो वेयर P of event B when A already happened represent conditional probability of occurrence of B। ठीक है, when the event A is already happened, वही जो हमने इसके पहले थ्योरम में पढ़ा था कि इसको कैसे पढ़ना है, probability of B when A is already happened, और इसको कैसे पढ़ेंगे, probability of A when B is already happened। बस वही लिखा है उसमें। तो कई बार आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, कई बार आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि प्रूव मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है इसका, दैट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी हैपेंड एंड P ऑफ A इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा स्टेटमेंट है P ऑफ B इंटू P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी हैपेंड एज वेल एज P ऑफ B, वैल्यू ऑफ P ऑफ B शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को अभी हमको प्रूव करना है यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं। आप इस थ्योरम का स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हो, बाद में इसको आगे में और स्क्रीनशॉट निकाल कर आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। चलो तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। चलो देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में देखिए, अब अपने को जनरल नोटेशन में इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन यूजुअल नोटेशंस वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। S स्टैंड्स फॉर सैम्पल स्पेस, बराबर, n ऑफ S। वैसे ही P ऑफ B के लिए अगर मुझे लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू n ऑफ B अपॉन n ऑफ S, बराबर। और वैसे ही मुझे P ऑफ A इंटरसेक्शन B के लिए भी लिखना पड़ेगा, बराबर। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू n ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन n ऑफ S। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे में कर देता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 1, नंबर देता हूँ 1। ठीक है, देन आगे हम बढ़ेंगे। अब ये हमारा एक यूजुअल नोटेशन है। इस यूजुअल नोटेशन को हमको थोड़ा सा आगे में प्रूव करना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में के हिसाब से प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ आगे में, फॉर कंडीशनल इवेंट। ऐसे कैसे थ्योरम आपको लिखना है, तो इसमें कोई भी आप स्कीपिंग वगैरह नहीं कर सकते। फॉर कंडीशनल इवेंट A when B is already happened, the favorable outcomes must be in one of the sample points, मतलब सैम्पल स्पेस पॉइंट्स ऑफ B। ठीक है, अब अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ पता है कि इसमें हमको एडिशनल या तो प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है। इवेंट ए अगर हमको पता है कि इवेंट ए होने वाला है, हैपेंड या तो हो गया है, तो या तो इवेंट ए हमको प्रूव करना है या तो देखना है कि इवेंट ए हैपन हो रहा है। तो ऐसे केस में बी जो होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, मतलब बी के बारे में हमको प्रायर जानकारी होती है। दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये तो चीज़ होती है। तो बस यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा, फॉर कंडीशनल इवेंट event A when B is already happened, the favorable outcomes must be in one of the sample space of points B। मतलब B हैपन हो चुका है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है,
एन ऑफ एस हम लेते थे सैम्पल स्पेस, लेकिन यहाँ पर अब हमको एक प्रायर जानकारी है ए और बी के बारे में। इवेंट ए जो होने वाला है वो तो होने वाला है, लेकिन उसका जो बी है, बी जो इवेंट है उसमें से ही हमको सैम्पल स्पेस मिलने वाला है। जैसे हमने कार्ड्स का एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने देखा था कि दो हमको रेड कार्ड चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, रेड कार्ड चाहिए तो हमको ब्लैक की ज़रूरत नहीं, तो 26 कार्ड हमने निकाल दिए थे, बराबर। तो पूरा सैम्पल स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं थी, हमने एक बी नाम का सैम्पल स्पेस लिया था जिसमें से 52 कार्ड ना लेते, हमने 26 कार्ड ही लिए थे, ठीक है। तो सैम्पल पॉइंट यहाँ पर कम हो जाते हैं, मतलब एक रेंज जो है सैम्पल स्पेस का वो कम हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा सैम्पल पॉइंट्स है वो किस में रहेगा, बी में रहेगा, ना कि एस में, ठीक है। क्योंकि बी के बारे में हमको जानकारी है, व्हेन बी इज़ ऑलरेडी हैपेंड, ये हमको पता है, और हमको प्रोबेबिलिटी ए चाहिए है, बराबर। अब इसी को अगर दूसरे फॉर्मेट में मैं लिखूँ, दैट इज़ फॉर इवेंट ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी हैपेंड, द सैम्पल स्पेस B and out of n of B sample points n of A intersection B pertain to the occurrence of event A। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस आगे बढ़ते हैं, हेंस वही चीज़ है, उसी को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, दैट इज फॉर इवेंट A when B is already happened, the sample space B and out of n of B sample point n of A intersection B pertain to the occurrence of event A, ठीक है। therefore आगे में इसको हम और मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is already happened इक्वल टू n of A अपॉन n of S, बराबर, ठीक है। और उसी को, ये तो हमको गिवन था, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो अब आगे में हम इसको इसको हटा देंगे, ये ऑलरेडी हमने ले लिया ऊपर में, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो इसको हम लेंगे ए, यहाँ से उठाएंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। सॉरी, एन ऑफ एस नहीं आएगा, बी आएगा, एन ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर जानकारी है, पहले हम एन ऑफ एस लिए थे, लेकिन अभी हमको पता है कि हमारा जो आउटकम होने वाला है वो कौन से सैम्पल स्पेस में से आ रहा है, बी में से, तो इसलिए यहाँ पर बी लेना पड़ेगा, एन ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड इज गिवन बाय एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी, ठीक है। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी को 1 से हम लेते हैं रीराइटिंग 1, ऊपर में जो था इसको रीराइट करते हैं, तो उसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, वी गेट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इनटू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी, ठीक है। इसको लिया और ए इंटरसेक्शन बी था, तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। इसी को अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू ये जो है, इसी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड इनटू, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। सिमिलरली फ्रॉम 1 वी गेट, बाकी भी चीज़ें थी 1 में, चलो 1 क्या था दिख देता हूँ, एक था और एक था। इसी को अभी हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं,
तो नेक्स्ट वाला जो है उसी को हम लेंगे जैसे ऊपर में लिया था यहाँ पर, वैसे यहाँ पर लेते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब यहाँ पर एन ऑफ बी लिया था तो वैसे ही हम एन ऑफ बी की जगह एन ऑफ ए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इंटू वही एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यहाँ पर बी के लिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बी लिया था तो यहाँ पर ए लिया है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा सैम्पल पॉइंट हो जाएगा चेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। ये तो यहाँ पर अगर हमने चेंज किया तो इधर प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ए था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया ये एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इक्वल टू पी ऑफ ए। इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं ए की, इनटू इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ ए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी था तो इसको हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। ठीक है, ये बी के लिए, ए के लिए वही चीज़ है, स्टेटमेंट बस हमने अलग अलग फॉर्म में लिखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखा। ठीक है, इसको मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ समझने के लिए, इसको मैं देता हूँ नंबर 2 और इसको मैं देता हूँ नंबर 3। ठीक है, बस हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 2 and 3 we get result। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इतना चलो पूरा ही कर लेते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, फ्रॉम 2 and 3 we get result, तो यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, thus we have proved that the probability of the simultaneous occurrence of two events A and B is equal to the probability, short में लिखता हूँ, of one of these events and the conditional probability of the other, given that first one has occurred। ठीक है, ये सिंगल कोट में लिखा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट था। ठीक है, the probability of simultaneous occurrence of two events A and B is equal to the probability of one of these events and the conditional probability of other, given that first one has occurred। मतलब ये स्टेटमेंट, ये जो है ये, इसी को स्टेटमेंट को हमने राइटिंग के फॉर्म में ऐसा लिखा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसका रिमार्क ले लेते हैं और थ्योरम को ख़त्म करते हैं। तो रिमार्क आएगा, इसका रिमार्क आएगा P of B when A is already happened is given by P of A intersection B upon P of A। ठीक है, और वैसे ही दूसरे के लिए आएगा, that is P of event A when B is already happened is given by P of A intersection B upon P of B। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं thus the conditional probabilities of probability of B when A is already happened and probability of A when B is already happened are defined only if P of A is not equal to 0 and P of B is also not equal to 0। यही 0 हो जाएगा तो पूरा
इन्फिनिटी चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो थ्योरम फेल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमको ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको ये लिखना है अपने कॉपी में, नोट्स बनाने हैं, इसको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, आधा आधा ले लो। ये हो गया थ्योरम। इसका प्रूफ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मार्क जो लिया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, बहुत लंबी वीडियो अगर हो जाएगी तो अपलोड होने में बहुत तकलीफ जाती है। 3-4 GB का एक 15-20 मिनट का वीडियो बन जाता है, तो उसके कारण थोड़ा लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी लैपटॉप वगैरह में दिक्कत आ रही है। लैपटॉप मेरे पास है नहीं, मोबाइल पे सब कुछ एडिट करना पड़ रहा है, तो इसके कारण थोड़ा सा समय लगता है अपलोडिंग के लिए, बट वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास।